दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और मैं हूं मनप्रीत सिंह और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर का जो पेपर 2015 में हुआ था उसका मैं पेपर आपके लिए लेकर आया हूं विद सॉल्यूशन। और इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण हल दिखाने वाला हूँ पेपर का। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 2022 में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा होनी है, जिसमें पेट एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल हुए हैं परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इस परीक्षा में कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है। जैसे आप सभी को पता है, सामान्य हिंदी आती है, सामान्य ज्ञान आता है, मैथमेटिक्स आती है और ग्राम विकास आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको लिए पहला क्वेश्चन है हिंदी से। देखिए, इसमें पहले मैं हिंदी कवर करा रहा हूँ विद सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है ना। तो आपने सारे कारक पढ़े होंगे, है ना, जो भी कारक हैं। तो इसमें आपका आएगा अधिकरण कारक, वह अगले साल आएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन है उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए, है ना। तो उदय मतलब होता है निकलना, है ना, और अस्त माने होता है छिपना। जैसे हम बोलते हैं ना, सूरज के लिए सूर्य उदय हो गया, ठीक है, बाद में शाम को बोलते हैं सूरज छिप गया। ठीक है, तो ये चीज़ है वो आपका उदय होना या छिपना। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके लिए, थर्ड क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से किसी वाक्य के भविष्य काल है ना। तो अब दोस्तों, इसमें कैसे पता करोगे कौन से में भविष्य काल है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए सेंटेंस पढ़ना है ना। वेरी सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। अब पहला ही ऑप्शन ठीक है आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक पेड़ काट लिया मतलब कर लिया काम। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, है ना, वाला था, दोनों चीज़ें कंबाइंड हो गई, तो ये भी नहीं होने का। मैं आपका आभारी हूँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये सही है। बस आपका जो पहला क्वेश्चन है ये सही है, ये वाला नहीं है आपका। ठीक है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इनमें से क्या है, ये जो फोर्थ है 4 to 5 है ना, इसमें क्या है, लोकोक्तियाँ और आपके मुहावरे वगैरह है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे क्या मुहावरे, आप बहुत सिंपल मुहावरा दिया है इन्होंने, ऊँट के मुंह में जीरा। हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, क्या है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक है, जानवर को दवाई देना, सब बाकी सब ऑप्शन गलत है आपके। ठीक है। अब एक होता है जूते चाटना। जूते चाटना गांव की भाषा में बोलते हैं इसको, क्या बहुत चापलूसी है ना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बोलते हैं क्या, बहुत चापलूस अपने मैनेजर का, इसका उसका। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं जूते चाटनी है, जूते नहीं चाटने, उनकी खुशामद करना होता है। ठीक है, इधर उधर घूमना भी नहीं है इसका ऑप्शन, घूस देना भी नहीं है, जूतों का चमका बनाना ये भी नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन है खुशामद करना। ठीक है। अब क्या है, हमारा आता है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 और 7 में वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब रिक्त स्थान पढ़िए, फिर बाद में ऑप्शन देखिए। माता जी को, और बाद में है विराम आपका। माता जी को आशीर्वाद नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि माता जी तो आपसे बड़ी हैं, तो ये ऑप्शन गलत। माता जी को शुभकामना, ये भी नहीं बोलेंगे। माता जी को, इसने ये छोटे बच्चों के लिए आता है, अपने छोटों के लिए। माता जी को प्रणाम, ये आपका सही ऑप्शन है। माता जी को प्रणाम बोलेंगे हम, क्या हमारी माता को प्रणाम बोलना है, इस तरीके से। ठीक है। नंबर 7 क्या है, नंबर 7 में एक ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिन समय पहले से निश्चित नहीं होता है कहलाता है। अब मान लो आपके घर पे कोई भी मेहमान आ रहा है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो होते हैं लोग वो बिना बताए आ जाते हैं कभी। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, वो अतिथि आएगा, है ना, बिना बताए हमारे घर पे, जिनकी कोई आशा नहीं थी हमको पहले से और वो आ गए हैं। तो इसमें क्या है, हमारे आएंगे अतिथि। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका क्या है, 9 है। 9 में क्या कहता है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, तो स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा। ठीक है, तो पर्यायवाची पूछ रहा है, मतलब सेम। तो ये बाकी जो है, पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। अब 9 नंबर क्या है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। अभी आपने पढ़ा सेंटेंस, मैं क्यों रुका लीची खरीदने हैं, क्योंकि लीची तो फीमेल पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो लीची खरीदनी आएगा, ना कि खरीदने। मुझे कल लीची खरीदने हैं,
इन्होंने इसमें डी ऑप्शन दिया है, खरीदने हैं। ओके ठीक है, बहुत सारे लीची की बात हो रही है ना, एक लीची की बात नहीं हो रही, इसलिए क्या है कोई त्रुटि नहीं। तो सॉरी फॉर दैट, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। नंबर 10, नंबर 10 में क्या है, आपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है ना। तो इसमें क्या है भाई, अपने अपने किताबें तो नहीं होता है, अपनी अपनी किताबें बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना स्कूल छुट्टी होने वाली है तो सब बोलते क्या, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो इसका पहला ऑप्शन आपका ये इसमें पता चल रहा है कि हाँ ये गलत है, तो इसलिए हम इस पे टिक लगाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है इसके। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा जो चैनल है द नॉलेज ऑफ सिंह, उसको सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको जो जो नए अपडेट्स हैं, नए वीडियो में बनाता रहता हूँ, वो आपको मिल लेने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका 11 ऑप्शन क्या है, प्रश्न संख्या 11 से ना, इसमें क्या प्रमत्त स्वेच्छाधारी। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, अनेक अर्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है और दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, प्रमत्त मतलब होता है स्वेच्छा, तो इसका मतलब उन्मत्त, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है। कनक धतूरा किसके लिए बोलते हैं ना, एक कनक धतूरा मतलब होता है जो भांग धतूरा वाला होता है, वो चीज़ होती है। दूसरा होता है सोना, इसके लिए भी बोला जाता है, बाकी किसी के लिए नहीं बोला जाता। अब संधि विच्छेद पूछा है यहाँ से आपसे 13 का, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, रीति और अनुसार। संधि का मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद में अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं किसी भी शब्द का, तो वो इस हिसाब से संधि विच्छेद होना चाहिए कि दोनों जो वर्ड बनने हैं विच्छेद के बाद में, तो वो सेंसफुल होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, उन दोनों का मीनिंग होना चाहिए, और वो एक आपके जो है त्रुटि मुक्त शब्द होने चाहिए, बर्तनी नहीं होनी चाहिए उसमें किसी भी टाइप की। ठीक है, तो इसमें क्या है, रीति भी ठीक तरीके से लिखा है, अनुसार भी ठीक है। इसमें ऋतु लिखा है, अनुसार लिखा है, इसमें रीतियु अनुसार, रीत अनुसार, ये कोई वर्ड नहीं, सेंसफुल कोई मीनिंग नहीं है इनकी, सिर्फ सेंसफुल मीनिंग नंबर 1 की है। ठीक है, अब नंबर 14 क्या है, नंबर 14 है वह एक महिला विद्वान थी। गलत, क्योंकि हमें पढ़ने में उल्टा लग रहा है। वह एक विदुषी महिला थी, हाँ ये ठीक है, विदुषी महिला है ना, एक विदुषी महिला वह, ये भी उल्टा सेंटेंस है। एक महिला विद्वान महिला थी, ये भी गलत है। एक वह एक विद्वान महिला थी, विद्वान कभी नहीं बोला था, जब भी बोला जाता है वो विदुषी बोला जाता है, योग्य पर्सन के लिए विदुषी महिला थी। ठीक है, नंबर 15 है, इसमें क्या है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक है, वह सह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। भाई सह प्रमाण और प्रमाण डबल डबल मीनिंग नहीं बोलनी चाहिए हमें। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, प्रमाण के सहित के नहीं आएगा, प्रमाण सहित ही, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, सह प्रमाण है ना। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ठीक है हमारा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 16 है, बहुत ही सिंपल हिंदी आती है दोस्तों इसमें। आपने अगर अच्छे से लूसेंट या किसी भी की भी हिंदी आप ले आना है एक अलग से। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि लेखपाल के लिए अलग से कोई आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी हिंदी ला सकते हैं, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है ये। आपको खुद देख रहे होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, आपको ज़्यादा कुछ ना करें तो मेरे अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस साइड भी लिए, वो भी बेटर है। ठीक है, अभी क्या है, किसी सहायता, बाकी मैं अपने चैनल पर कराऊंगा ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो नंबर 16 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी की सहायता करने वाला कौन होता है भाई, सहायक ही होता है, हमें सबको पता है, जो हेल्प कर रहा है, हेल्पफुल पर्सन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए नंबर 17 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नंबर 17 क्या है, भला चाहने वाला, है ना। जो भला चाहता है वो कौन होता है, वो होता है हमारा हितैषी, है ना। निस्वार्थ किसको बोलते हैं, निस्वार्थ वाले वो लोग होते हैं जो अपने ही स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपना स्वार्थ पड़ेगा तो बोलेंगे चलेंगे बात करेंगे इस तरीके से। ठीक है, पुण्यात्मा मतलब बोलते हैं ना, पुण्य आत्मा है वो, तो बहुत बड़ी पुण्य आत्मा जी, है ना, उनके जैसा कोई नहीं है, वो उनके लिए आएगा। सहायक मतलब आपका होता है असिस्टेंट, तो वो आपके भला चाहने वाला नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों नंबर 18 क्वेश्चन हमारे सामने है। नंबर 18 में क्या है, आखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रही रूप राची, ए बतियन सूनी रूखी। पंक्ति में कौन सा रस है ना। तो इसमें आखिया हरि दर्शन की भूखी, पहली ही पंक्ति बता रही है कि जी हमें किसी चीज़ की लालसा है जो हमारी पूरी नहीं हो पाई, जिसमें हमें आशा लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बीर रस तो हो नहीं सकता,
शांत रस भी नहीं है क्योंकि हम व्याकुल हैं। संयोग रस भी नहीं है, संयोग रस जब होता है जब हम मिल गए होते। अभी केस में क्या है, वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। नंबर 19 क्या है, विद्वान शब्द एक स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना, विद्वान का। अभी मैंने बताया था विदुषी महिला वाला एग्जाम्पल, तो विदुषी होगा उसका, है ना। जो विद्वान होते हैं उनको विद्वान महिला नहीं बोला जाता, विद्वान विदुषी महिला बोला जाता है, ठीक है। नंबर 20, इसमें आप 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, ठीक है। अभी इसमें क्या है, देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, तत्सम कौन से होते हैं, सॉरी तद्भव, है ना। तद्भव कौन से होते हैं, तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं। तत्सम क्या है, जो संस्कृत के शब्द एज दिस हमारे हिंदी में यूज हो गए हैं वो तत्सम हो जाएंगे। तद्भव वो शब्द होंगे जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जैसे प्रांगण संस्कृत का शब्द है, आश्रम संस्कृत का है, उद्देक संस्कृत का, सिर्फ प्यास ही हिंदी का शब्द है, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं तद्भव तत्सम में, ठीक है। आप देखिए 21 क्या कह रहा है, ये भी एक क्या है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों यमक अलंकार, क्योंकि इसमें घटा घटा 2 बार आ रहा है। एक काली घटा, एक घटा अलग है, और एक घमंड घटा वो चीज़ घटा वाली अलग है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 में है, 22 का है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, है ना। तो चाकू को कभी चाकू भी पढ़ते देखा, नहीं देखा। चाकू देखा है, कभी नहीं दे पढ़ा। चाकू हो, ये भी नहीं पढ़ा। चाकू चाकू बोलते हैं, चाहे एक चाकू या 10 चाकू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। इस 23 क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि त्रिवेणी जो शब्द है में कौन सा समास है ना। त्रिवेणी, जहाँ 3 संगम बोलते हैं ना, त्रिवेणी वाला। तो देखिए त्रिवेणी में जो है आपका वो आएगा द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व समास वो होता है जहाँ क्या ये आ जाता है ना लिखा हुआ, माता पिता, इस तरीके से भाई बहन, ये वाले होते हैं, ये होते हैं आपके वो द्वंद्व समास, ठीक है। और जो आपके संख्यावाचक आ जाते हैं ना, जैसे त्रिवेणी है ये वाला, और आपका कुछ चौराहा आ गया, इस तरीके से, जहाँ पहला पहला जो वर्ड है वो संख्यावाचक हो, ये वाला, इस तरीके से। तो ये आपके आते हैं आपके द्विगु समास। 24 में क्या है, 24 नंबर है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया तत्सम और तद्भव बहुत अच्छे से बताए। आप देखिए तत्सम का शब्द क्या है, जो संस्कृत के शब्द हैं, वैसे दिस इसमें यूज है। तो संस्कृत शब्दों का आपको अलग ही पता चल जाएगी। देखिए तीखा जो है हिंदी का है, अटारी भी हिंदी का है, गहरा भी हिंदी का है, निकृष्ट ये आपका संस्कृत है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है ना। तो अत्यधिक का लिए पूछा जाता, तो ये कभी तुमने देखा लिखा हुआ, भी नहीं देखा होगा कभी, ऐसा भी नहीं लिखे, ये भी हमारा ये ऑप्शन ठीक है इसमें, अत्यधिक। अब देखिए अभी दोस्तों देखिए इसमें 25 क्वेश्चन थे हिंदी के जो अभी पूरे हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें सब्जेक्ट है वो आता है मैथमेटिक्स। तो 25 ही क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अभी मैथमेटिक्स पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैथमेटिक्स का, देखिए पहला कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है। 25% का उसने रेट इंक्रीज करने के बाद में मूल्य अंकित कर दिया। यदि वह अंकित मूल्य 4% पर छूट देता है, तो मतलब उसने क्या करा, 25% बढ़ा दिए हाइक रेट जो एक्चुअल प्राइस है उससे, और 4% का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। तो कितना 21% तो उसने ऑलरेडी अभी कर रखा है ना उस पर, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इन्होंने किया है इस पर 20% का लाभ, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा करके निकाल देंगे इसका। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बता सकता हूँ, पूरा सोल्यूशन के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैथमेटिक्स के लिए, इसके लिए फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अभी क्या है देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी संख्या का तीसरे अनुपात 5:4 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या होगी हमारी 80, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो
24, 30, 36 में से प्रत्येक को विभाजित हो सकती है। तो इसमें क्या है, ठीक है, तो इसमें 9360, इनमें ऑप्शन के थ्रू हमें चेक करना रहेगा जिससे ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो जो एक ऑप्शन देख लो, ऑप्शन के हिसाब से चेक करोगे, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। यदि आंकड़ों के समूह के साथ मध्य और मानक विचलन गुणांक कितना है तो मानक विचलन कितना होगा, तो इसका 50 ऑप्शन होगा। इसका क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी में आता ही है, यूपी टेट में भी आया है, सी टेट में भी पूछा जाता है, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो हर जगह पूछा जाता है ना। ये वाला क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में तुम्हें मिल जाएगा रखा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे आशा है कि सभी लोगों से आता भी होगा करने, इसके दोनों तरफ वर्क करके इसको निकाल दें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें बोला है सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने ये 5 माह के लिए 5000 रुपये तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6000 रुपये व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में संदीप को कितना मिलेगा, ठीक है। तो वो उसने, सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 लगाए थे, संदीप ने 6 माह के लिए 6000 रुपये लगाए थे, है ना। तो वर्ष के अंत में इतना है तो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम सामर्थ्य इतना है, तो पहली संख्या तो छोटी संख्या है ना। तो इन्होंने क्या है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, तो उनका लघुत्तम इतना है। तो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। उससे हम निकालेंगे और इसका आएगा हमारा पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन 60, ठीक है। ये जो है कोई नहीं है, 33 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। इसमें क्या है, पहले इसका 225 का वर्गमूल, फिर 225 का वर्गमूल प्लस 164 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो 125 आएगा आपका वर्गमूल। अब देखिए ये जो सवाल है आपका, ये आपका एल्जेब्रा से आ गया है। इनमें क्या बोला है इन्होंने, ये संख्या दे रखी है n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत है, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू निकाल लो। तो n की वैल्यू के लिए इन्होंने जो औसत निकाला है, तो औसत के लिए क्या है, फॉर्मूला लगाया इन्होंने, लगा है n+5/2, 1 2 3 4 5 6 5/2। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये रहा 35। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते जाइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन खुद ही आपको करते करते पता चल जाएगा, बी ऑप्शन इसका आएगा 5, ठीक है। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के द्वारा दूध जल के मिश्रण है जिनकी माप इतने 403 लीटर है, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े बड़े माप के लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। तो इसका ऑप्शन है आपका 31। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 37 में कि 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाई की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिली। तो देखिए इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी 12। अभी हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक धन पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे आप, इसका ऑप्शन पहला है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कार्य तथा समय से। इसमें पहला, इसमें लिखा हुआ है 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, M1W1 = M2W2, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 24। ये आपका लाभ प्रतिशत से है 40।
इसमें एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इतने इतने, तो इसमें सिंपल वाला क्वेश्चन लगेगा, फॉर्मूला लगेगा साधारण ब्याज पर मुद्दत गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। 41 है, ABC एक कंपनी के हिस्सेदारी अधिकांश अंशधारक हैं। किसी वर्ष में A को लाभ इतना मिला, B को लाभ इतना मिला, C को मिला इतना, A को कितना मिला। ठीक है, तो ये सारा जोड़ कर आपको निकाल देंगे। आंसर आपका आएगा बी ऑप्शन 4000। एक संभावित त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसके प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। संभावित त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका, निकाल देना, बी ऑप्शन आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्यामिति से है 43। ठीक ना, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35, 40, 45 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, है ना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आपका आएगा सी 67082 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 44 का। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की। इतने यात्रा का 2 घंटे भाग थे, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा से ये पूरा जोड़ कर निकालना है। आंसर आएगा डी आपका। एक शोधकर्ता ने कारक ने निम्नलिखित प्रदर्शित आंकड़ों को एकत्रित किया। ठीक है, माध्यिका पूछी है इन्होंने। माध्यिका के लिए इन्होंने इनको लगाया क्रम में लगा के, और ऊपर के जोड़ के नीचे जितने हैं उससे डिवाइड कर देना, माध्यिका आपकी आ जाएगी। यदि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तो उसके क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, निकाल देना। इसमें क्या है 47 में दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है, एलसीएम 520 है और उनका महत्व इतना। सीधा संख्या लगेगा पहली संख्या फर्स्ट, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, पहली संख्या फर्स्ट गुना दूसरे सेकंड बराबर लगेगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फॉर्मूला लगा देना, आंसर आपका निकल जाएगा। आंकड़ा समूह को सबसे अधिक बराबर आने वाला मान कहलाता है बहुलक, पहला ऑप्शन। ठीक है, कक्षा निम्नलिखित वो किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, तो बचे कितने 10, तथा 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थियों की आयु कितनी होगी, 11 वर्ष होगी। ठीक है, सम चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक बिगड़ की लंबाई इतनी है, तो दूसरे बिगड़ की लंबाई होती है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, होता है फॉर्मूला लगता है 1/2 रूट और 1/2 रूट d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए आंसर आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स के लिए क्या है ना, आपको थोड़ा और भी लगा होगा। इसमें क्या है, फॉल सॉल्यूशन के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो के लिए उसके लिए टाइम लगेगा बहुत, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ आपको पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन दूसरी वीडियो में देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, अदरवाइज हम आपको उस पर विद सॉल्यूशन की वीडियो देंगे कि हाँ वो कैसे सोल्व हुए थे क्वेश्चन पूरे। ठीक है, अब देखिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1942 में शुरू किया, सबको पता है। उसके बाद में गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, है ना, तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना था, गदर क्रांति का। ठीक है, 53 निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मेरुरज्जु मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए बोल रहे हैं, स्पाइनल के लिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका। ठीक है, इसमें से सामान्य ज्ञान में से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी देखा आपने, एक एसेंट हिस्ट्री से पूछ लिया, एक आपका बायोलॉजी से पूछ लिया। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। आप देखो ये संविधान से क्वेश्चन आ गया। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है, तो राज्यसभा के पास है। नंबर 55 है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रशांत और उषक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका, बैलेनियम का। डी ऑप्शन ठीक है इसका। मोहिनीअट्टम नृत्य के रूप में निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है, तो वो केरल से है।
सबको पता है। 53 राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है NDP-FC या NNP-FC या NDP-MP, तो हमारा ये है डी ऑप्शन NNP-FC। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड विजेता कौन था? तो के श्रीकांत है। ये आप करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये जो पेपर मैं करा रहा हूँ आपके सोल्यूशन ये 2015 का ही है, ठीक है। तो दोस्तों करंट अफेयर भी पढ़ के चलना है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपके लिए नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ओलंपिक्स जो गेम में हुए थे उनके लिए, उनसे किसी का भी बन सकता है। कामनी, हेमवती और अमरावती में कौन सी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की हैं। सब नदियाँ भी जरूर देख लेना एक बार पेपर देने से जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 क्वेश्चन कि 60 क्वेश्चन में क्या है, ये 1857 क्रांति से पूछ लिया उन्होंने। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल लखनऊ वाली थी, ठीक है। क्योंकि कस्तूरबा गांधी बात की है, भीका कामाजी कामा ये बाद में, सरोजिनी नायडू बाद में आई थी, ये तो राजपाल रही थी बाद में। समान प्रावस्था में कंपायामाएं माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकट कणों के बीच की दूरी होती है तरंगदैर्घ्य लैम्डा, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, और इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, शहरों के बाहर आर्थिक स्वावसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवा ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। किसका? ये पूरा योजना चलाई थी उसका है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने WU-14 अतिआधुनिक स्टाइल यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो वो किसने किया था? वो उसने किया था चीन ने। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करंट अफेयर से लिया गया। 64 क्या है? यह फिजिक्स से क्वेश्चन लिया है इन्होंने। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। भाई साहब इसे 4th क्लास से 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, डायनोमा है इसका ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो वो भारत का है। अभी दूसरा देखिए, 2015 से करंट अफेयर से भी अच्छे क्वेश्चन लिए इन्होंने। ये चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैंने बोला पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बार भी पूछ सकता है, तो ऐसे पूछेगा। तो इसमें क्या है? नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयर्स ऑफ इंडिया, इसको मिला था, ठीक है। नंबर 67, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है वो। 68 में क्या कह रहा है भाई? भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? ये जरूर ध्यान रखना, नहीं वाला। बिहार में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ये भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। महाराष्ट्र में है, ये भी नहीं होगा। केरल एक इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि केरल में जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ है, वहाँ का जो एजुकेशन रेट है वो सबसे हाई है पूरे इंडिया में। ये जो 69 है, इसमें क्या है? निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन नेता थे? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बाबा रामचंद्र। अब दोस्तों देखो, अगला क्वेश्चन 70 है। 70 में क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो वो उस टाइम की बात हो रही थी, अभी चेंज हो गया, जिम योंग किम, ठीक है। मशरूम किसके उदाहरण है? तो ये क्या है? कवक है मशरूम, एक कवक जो अपनी जगह नहीं उगता, कहीं ना कहीं ऐसी जगह उगता है जो ज़्यादा ही बेकार होती है, गली सड़ी होती है, वहाँ पे लकड़ी पे कहीं ऐसी जगह है ना। यह है दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? दक्षिण कोरिया से, जिसका ट्रायल हुआ था अभी ना। अब देखिए 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 में कह रहा है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? ना कौन से हैं वो 2 राज्य प्रथम पंचायत? तो वो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, वो तो इम्पोर्टेंट लगा लेना इस पर, ठीक है। 74 क्या है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो 2.4 घेरा हुआ है, ठीक है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो वो तोशिला थी, ठीक है।
अभी देखिए इसका जो चौथा भाग है ना, पार्ट 4, वह है आपका रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास। क्योंकि ये लेखपाल की परीक्षा है, तो लेखपाल को कहाँ क्या काम करना होता है, तो काम क्या है इसका, ग्रामीणों से टच में रहना है, उनकी जो ग्रामीण खेती बाड़ी से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको सुलझाना है, उनके जो रास्ते, ये खेत के डोले मेढ़े के रिलेटेड जितने भी झगड़े वगैरह होते हैं उनको सुलझाना है, ठीक है। मतलब बेसिकली उनको उनकी ज़मीन का लेखा जोखा रखना होता है लेखपाल को। तो उसे पता होना चाहिए कौन सी फसल कब बोई जाती है, या क्या ग्रामीण परिवेश होता है, परिवेश मतलब रहन सहन क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए एक लेखपाल को। तो इसलिए उससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आपके ज़्यादातर कृषि संबंधित ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 76 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास से, वो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी भाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड की ऊपरी दोआब में बोली जाती है, तो वो खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है पंचायत समिति कहा जाता है, ठीक है। ग्राम सभा तो गांव स्तर पर होती है, ग्राम पंचायत ये भी जो है गांव पंचायत जो है, कुछ गांव भी खुद की कम पंचायत होती हैं, कुछ 2-3 गांव मिलकर पंचायत बनते हैं। नगर पालिका एक अलग एरिया होता है, ठीक है, ये शहरी एरिया में आता है। अब देखिए 78 में क्वेश्चन क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था, वो कानपुर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या से रिलेटेड कभी कभी। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में से अधिक खर्चा करता है तो गरीब नहीं समझा जाएगा। तो इसे 32 रुपये से अधिक खर्चा है, 32 रुपये से उसे गरीब नहीं समझाया, बताओ इतनी महंगाई में 32 रुपये रखा है इन्होंने। अभी क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर, अभी देखिए इसका जो 80 क्वेश्चन है 80 नंबर, वो कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से पीतल उत्पादों में, अरे यार मुरादाबाद का सबको पता है, पूरा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पीतल उद्योग में ही फेमस है, हैंडीक्राफ्ट्स में। 81 क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है, 75 है, सिंपल क्वेश्चन, बताओ कितना। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना में निर्धारित लागत में से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो कितनी है हमारी 50,000। 83 क्वेश्चन क्या है, 83 में कह रहा है सुल्तानपुर के सामाजिक बंदगी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है, तो किसने की है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने की है। आपका डी ऑप्शन ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो इलाहाबाद में स्थित है। अब देखो कहाँ सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन इसमें आके पूछ लिया, इससे कोई मतलब है इस क्वेश्चन का यहाँ पूछने का ग्रामीण विकास में। भारत में स्थित किसी शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, बनारस को, ठीक है। ये जो नाम ही इसका ग्रामीण परिवेश रख दिया, पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें जनरल नॉलेज के साथ। अब देखो ये भी, चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, आगरा कानपुर में सबसे ज़्यादा कारोबार होता है चमड़े का। ये इंदिरा आवास का क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना IAY के जो अंतर्गत समाधानित योजना के राज्य सरकार के अंतर्गत सरल अनुपात क्या है, तो 75-25 का अनुपात है। 75% गवर्नमेंट देती है, 25% हम अपना लगाना पड़ता है इंदिरा आवास योजना में मकान बनाने के लिए। भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा होता है ना, तो वो गिरदावरी होता है एक, है ना, वहाँ पे आपका रिकॉर्ड बनाया जाता है। पंचनामा जो पुलिस के मरने होता है उसके लिए ये पुलिस करती है पंचनामा। जमाबंदी ये भी एक तहसील से रिलेटेड होता है। खतौनी ये होती है, ये भी हमारी खेतों से रिलेटेड होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉरी, 1/1 में अनुपात होता है ना, तो 1:20 में का अनुपात होता है। ये आपको इकाइयाँ पढ़नी पड़ेंगी। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो वो होता है 4840 के बराबर होता है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन ठीक है आपका। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में क्या कह रहा है ये, NREGP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कार्यक्रम। आपका C ऑप्शन करेक्ट है इसमें।
अभी क्या 92 क्वेश्चन है आपके सामने। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो 300 बेड होने चाहिए कम से कम भैया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, घरेलू व्यक्ति सोलर लाइट हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो उसमें बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है उसमें। आप देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यवसाय फसल क्या है? तो गन्ना है, सबको पता है कि गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये 7 से 17 होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपका 96 का, 96 में क्या उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं उसकी नियुक्ति को। 97 आपके सामने है, इसमें उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग बैठक होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 2 बैठक प्रत्येक महीने में होनी चाहिए, एक वर्ष में, सॉरी, ग्राम सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 में क्या है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? 21 साल। ठीक है, 21 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। अभी 99 है हमारा, 99 में क्या कह रहा है? 99 में मध्य भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो वो है हमारी अर्धवार्षिक आवृत्ति के इसके आधार पर किया जाना चाहिए। अभी 100 है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें क्या है हमारा, इसमें दिया है MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात होता है, तो वो भी 75 और 25 का होता है। तो दोस्तों ये था आज का पेपर जो उत्तर प्रदेश परीक्षा का 2000 भर्ती परीक्षा में पेपर आया था। आपको पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।